पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज की इस कड़ी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं हम योगेंद्र टिक्कू और तपस्या। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक ऐसे पत्रकार, कवि और राजनेता को जो न सिर्फ एक हिंदी भाषा के विद्वान थे, बल्कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने की पहल की और कारगिल में हुए युद्ध का सफल नेतृत्व किया। आज हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और कृतित्व से आपका परिचय करवाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बटेश्वर गांव था। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक अध्यापक और कवि थे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर से और फिर आगे की शिक्षा AVM स्कूल बड़नगर से हुई। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की और DAV कॉलेज कानपुर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। अपनी शिक्षा उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका 5 जनवरी का प्रकाशन आरंभ हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम संपादक बने। 1951 में वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ जनसंघ में शामिल हुए। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर भी गए। सन 1957 में वो बलरामपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। लोकसभा में दिए गए उनके भाषणों से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रभावित हुए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निधन उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें कारावास में डाल दिया गया था। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। वो 1977 और 1980 में दिल्ली से सांसद चुने गए, पर 1984 के चुनाव में वो ग्वालियर से चुनाव हार गए। 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। सन 1996 के चुनावों में जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने और 16 दिन बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1998 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीती और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, सांप्रदायिकता क्या है, सेक्युलरवाद का सही अर्थ क्या है, इन प्रश्नों पर खुले दिमाग से बहस करने और उनके सही उत्तर ढूंढने के बजाय एक जुनून जगाने का विफल प्रयास हो रहा है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। इसमें अनेक पंथ, उपासना पद्धतियाँ तथा पूजा के तरीके प्रचलित हैं। हम एक देवता या एक पैगंबर या एक पुस्तक तक अपनी आस्थाओं को सीमित नहीं रखते। यह बहुधर्मी देश है। हम सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि यहाँ कभी इस बात को लेकर संघर्ष नहीं हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा रास्ता कौन सा है। सर्वपंथ समभाव भारत को घुट्टी में मिला है। हमारा सेक्युलरवाद हमारी जीवन शैली का एक अंग है। भारत कभी मजहबी राज्य नहीं रहा और न भविष्य में मजहबी राज्य बनेगा। हम एक दंगा मुक्त समाज और सद्भावना युक्त वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यद्यपि उनकी सरकार अन्य दलों के समर्थन से बनी थी, फिर भी कठिन निर्णय लेने में अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक कठिन निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद देश हित में परमाणु परीक्षण करने का था। मई 1998 में उनके नेतृत्व में भारत ने
पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। जलती हुई बालू, अन्य प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया था उसे सफलता से प्राप्त किया। सबने मिलकर काम किया। जहां सेना की देखभाल की जरूरत थी वहां सेना तत्पर थी। जहां और तरह के सहयोग की आवश्यकता थी वहां सहयोग देने के लिए लोग तैयार थे। अगर हम मिलकर काम करें, मन में ठान लें और फिर उसको पूरा करने में जुट जाए, बाधाओं की चिंता न करें, विरोधों की परवाह न करें, तो 90 करोड़ का ये देश, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाला ये देश दुनिया में क्या नहीं कर सकता। ऐसा ही एक दूसरा निर्णय भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारना था। फरवरी 1999 में उनके नेतृत्व में लाहौर में बैठक हुई और दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा आरंभ हुई। मई 1999 में AIADMK पार्टी ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसी महीने पाकिस्तान ने कारगिल में छद्म युद्ध आरंभ कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को निर्णायक युद्ध का आदेश दिया और ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी सेना को कारगिल से खदेड़ दिया गया। बहादुर जवानों, आपसे मिलने का मौका मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। कारगिल के युद्ध में हमारे जवानों ने, अफसरों ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उस दुर्गम इलाके में लड़ना, पहली बार लड़ना, एक परीक्षा का काम था, लेकिन हमारे जवानों में होड़ लगी थी दुश्मन को मार भगाने की। उसने जिस हमारी जमीन पर कब्जा किया है उसके चंगुल से उस जमीन को छुड़ाने की हमारे जवान जान पर खेले। अफसरों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। मुझे कारगिल जाने का मौका मिला था। मैं जब हेलीकॉप्टर से उतरा तो उधर से गोलाबारी शुरू हो गई। थोड़ी दूर पर गोले गिर रहे थे। आज बहुत सा इलाका खाली हो गया है। हमने दुश्मनों के हाथ से छुड़वाया है। थोड़ा इलाका ऐसा है इसके बारे में वो कहते हैं कि हम खुद चले जाना चाहते हैं। हमने कहा आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप गए नहीं तो फिर हम आपको बाहर निकाल देंगे। सन 1999 के चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत से जीतकर एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों के विकास को अपना एजेंडा बनाया। एक विश्वव्यापी संकट है। वह संकट पूर्वी एशिया में और भी गहरा है। उस संकट के कारण विश्व बाजार में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में उसका असर हमारे ऊपर भी है, लेकिन अनेक क्षेत्रों में हमने आशा से अधिक सफलता प्राप्त की है। बजट में इस बात का हमने संकेत दिया। जो क्षेत्र उपेक्षित थे उनके लिए विशेष रूप से धन की व्यवस्था की। खेती, गृह उद्योग, पीने के पानी का प्रबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए अधिक धन देकर हमने ये बताया कि हम सचमुच में देश की जनता के कल्याण के प्रति समर्पित हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र था राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्गों का आधुनिक तकनीक से त्वरित विकास किया गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास में आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया।
भविष्य की ओर निहारिए, दूसरे देश आकाश छू रहे हैं। सवाल केवल नई चीज़ों के उत्पादन का नहीं है, यह चीज़ें हर दूसरे साल एक नई टेक्नोलॉजी पर सवार हो जाती हैं और फिर तुरंत उससे भी नई टेक्नोलॉजी पिछली को धकेल कर आगे बढ़ जाती है। हमें इस नई दुनिया का सामना करना है, अपने को इससे काट कर नहीं चल सकते। जो देश आर्थिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से शक्तिशाली हैं वही दुनिया पर हावी हैं। हम में से कोई भी भारत का मामूली दर्जे में बना रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसे बर्दाश्त करें भी क्यों? जो भी संसाधन चाहिए वो सब हमारे पास हैं। देश के पास विश्व स्तर की प्रतिभा है। नई टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय दुनिया भर में अगली पंक्ति में खड़े हैं। भारत में भी जहाँ जहाँ रास्ते खुल रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, नई सूचना व संचार टेक्नोलॉजी आदि में हमारे नौजवान और नवयुवतियाँ बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी जगह बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदी प्रेमी विद्वान थे। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र सभा को 1977 में हिंदी में पहली बार तो संबोधित किया ही, प्रधानमंत्री के रूप में भी अपना संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन हिंदी में दिया। मुझे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महासभा को संबोधित करने का अवसर 1977 में मिला, जब मैं विदेश मंत्री था। तब से मुझे कई वर्षों तक महासभा के अधिवेशन में आने का मौका मिला, परंतु उस समय मैं किसी मंत्री के पद पर आसीन नहीं था। मैं उन प्रधानमंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया। मेरे लिए इसका महत्व इसलिए भी है कि इससे राष्ट्रीय हितों और भारत की विदेश नीति के विषय में आम सहमति का पता चलता है। जब मैंने 1977 में महासभा को संबोधित किया, तब वह कई अर्थों में भारत के इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ था। जनता सरकार कई दलों का एक मिला जुला रूप था, जो लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए एकत्र हुए थे। तब से लेकर अब तक हमारे यहाँ कई सरकारें आईं और गई, परंतु लोगों की राजनीतिक जागरूकता और हमारी संवैधानिक प्रणाली को कायम रखने वाली संस्थाओं में उनका विश्वास हमेशा अडिग रहा है। आज जब मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से आया हूँ, तब भी मैं एक मिलीजुली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भारत ने ये दिखा दिया है कि विकासशील देशों में भी लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा सकता है। मुझे विश्वास है कि भारत के अनुभवों से साबित हो जाएगा कि लोकतंत्र विकासशील देशों में स्थायी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार भी बन सकता है। इसी मार्ग को भारत के लोगों ने चुना है और आज मैं आपके सामने इसी नए उभरते भारत के प्रतीक के रूप में खड़ा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ हिंदी विद्वान थे, वो एक भावुक हृदय कवि भी थे। कभी कभी अपनी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों के बीच वो अपने कवि हृदय को बंधा हुआ पाते थे। मेरा कवि भी विद्रोह करता है और मेरा नागरिक भी आपत्ति करता है। कभी कभी लगता है कि मैं कैद हो गया हूँ, लेकिन पद की मर्यादा के साथ और जिम्मेदारी से जुड़ी हुई चीजें हैं जिन्हें मैं निभा रहा हूं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं किसी के सामने दीनता नहीं दिखाऊंगा और मैं लड़ाई के मैदान से भागूंगा नहीं। वो अर्जुन मेरा आदर्श है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ओजस्वी राजनेता और प्रखर वक्ता तो थे ही, जीवन दर्शन को हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त करने वाले पटु कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं उनका काव्य संग्रह है। आइए सुनते हैं उनके जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करती उनकी कविताएं। एक छोटी सी कविता में याद करने का प्रयास कर रहा हूं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा,
सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात। कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। सन 2004 के चुनावों में उनकी पार्टी हार गई और 2005 में उन्होंने राजनैतिक जीवन से संन्यास ले लिया। वो संसद में अपने उत्कृष्ट भाषणों के लिए जाने गए। 1994 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला। 1992 में उन्हें पद्म भूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।